जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हुए मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो इस सेगमेंट में या इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ ये जानेंगे कि भारत और कनाडा के जो एक संबंध हैं, वो संबंध अब किस दौर में जा चुके हैं। क्या इस संबंध के पीछे वाकई कनाडा सरकार की कमियां छुपी हुई हैं, या फिर कनाडा में हो रही गतिविधियों के कारण भारत के साथ जो हैं कनाडा के संबंध बिल्कुल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि G20 की जब मीटिंग हुई तो उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे, लेकिन यहाँ इस स्थिति में भारत की सरकार ने जब उनके सामने खालिस्तानियों का मुद्दा रखा तो वो कुछ सही जवाब नहीं दे पाए। और उसके बाद भी एक घटना घटित ये हुई कि G20 की जब मीटिंग हुई तो सभी जो मंत्री थे वो अपने अपने राष्ट्र प्रमुख थे, वो अपने अपने देशों को लौट चुके थे, लेकिन भारत में जो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे वो रुक गए किसी वजह से। किस वजह से रुके? क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी उनके प्लेन में आ गई थी, इस वजह से वो रुक गए। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि भारत के राजनेताओं के साथ या भारत सरकार के साथ बैठकर वो खालिस्तान मुद्दे पर चर्चा कर सके। और हम सभी लोग जानते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा अब से नहीं, बहुत पुराना है और उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कनाडा से में भी छुपी हुई हैं। तो यहाँ इस मुद्दे पर यही चीज हम लोग देखेंगे और यहाँ हम देखते हुए देखेंगे कि भारत और कनाडा के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है, ये तनाव की वजह से क्या आगे आने वाले समय में जो वहाँ पर रह रहे भारतीय प्रवासी हैं, भारतीय लोग हैं, उनके वीज़ा पर, उनके रहने पर कोई संकट उत्पन्न होने वाला है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये होगा कि वहाँ पर पढ़ाई कर रहे जो विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन वीज़ा पर वहाँ गए हैं, शिक्षा के लिए वहाँ गए हैं, उन पर क्या इसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। तो हम इसी विषय पर बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इस पर आगे की तरफ हम बढ़ें तो एक रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं किनके बीच, भारत और कनाडा के जो संबंध हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों के लगातार जारी रहना इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसा मैंने आपको बताया, 2 दिन तक G20 मीटिंग के बाद भी जब जस्टिन ट्रूडो भारत में रहे उन 2 दिनों में वो अपने होटल रूम में ही रहे, भारत सरकार से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। तो ये अपने आप में एक खामोशी भरा, या कह सकते हैं कि वो अपना कहीं ना कहीं एक वोट बैंक सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं कनाडा में। क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या कनाडा में जो है वो सिखों की है, खालिस्तान समर्थकों की भी हो सकती है। तो खालिस्तान समर्थकों को लेकर जो चर्चा लगातार उठ रही है, उसको लेकर अभी रिसेंटली दोनों देशों के बीच ये संबंध बहुत ज्यादा बिखरे हैं। और कनाडा के पीएम ने अभी, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने क्या कहा कि भारत सरकार का कनाडा में जो एक खालिस्तानी आतंकी है, जिसका हमने कुछ समय पूर्व ही देखा था और ओजांग टाइम्स पर ही आपने इसकी सूचना भी ली थी कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, जो कि एक खालिस्तानी आतंकी था। तो उसकी हत्या के पीछे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार को दोषी ठहराया है, कहा है कि इसकी हत्या जो है भारत सरकार के द्वारा करवाई गई है, प्लान करके। लेकिन इस संबंध में भारत सरकार ने जो है साफ खारिज किया है इसको, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपका देश है, आप अपने देश में क्या कोई भी व्यक्ति सही उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी हत्या हो जा रही है, तो क्या वो भारतीयों ने की है या भारत सरकार ने की है? ऐसा थोड़ी कल को पाकिस्तान में किसी की हत्या हो जाए तो पाकिस्तान कहेगा कि भाई इंडिया ने कर दिया, है ना। कल को रूस में किसी की हत्या हो जाए तो रूस कहेगा कि अमेरिका ने कर दिया, या अमेरिका कहेगा कि रसिया ने कर दिया। तो ये तो एक आरोप अनर्गल आरोप वाली बात हो जाती है सभी के लिए। तो इस बीच कनाडा सरकार और एक भारतीय राजनयिक को, एक कनाडा सरकार ने
जो भारत के एक राजनयिक हैं उनको निष्कासित कर दिया है, और इसके जवाब में भारत ने एक कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए भी कह दिया। ये तो बिल्कुल उसी प्रकार की घटना घटित हो रही है जैसे भारत और चीन के बीच में अभी कुछ समय पहले ये हमें देखने के लिए मिला था कि चीनी जो पत्रकार हैं, चीनी पत्रकार, उन्होंने भारत को छोड़ना शुरू कर दिया था और भारतीय पत्रकारों ने चीन को छोड़ना शुरू कर दिया था। और इस समय यह स्थिति है कि चाइना और इंडिया में ना तो चाइना का कोई पत्रकार है इंडिया में, और ना ही चाइना में कोई इंडिया का पत्रकार अभी बचा हुआ है। तो इस तरीके की अगर कंडीशन रहेगी तो आगे क्या प्रभाव हमें दिखाई देगा, इस पर आगे चलने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि लगभग 1897 में क्वीन विक्टोरिया के साथ गई एक जो सैन्य टुकड़ी थी, जिसमें पहले सिख थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह, और फिर उसके कुछ समय बाद 5000 भारतीय ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचे, जिसमें 90% सिख थे। 1907 में कनाडाई सरकार ने इन भारतीयों को रोकने के लिए, सिखों को रोकने के लिए एक कंडीशन ये लगा दी कि भारतीयों के पास कम से कम $200 होने चाहिए, तभी वो कनाडा में प्रवेश कर सकते हैं, कनाडा में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही 1960 का समय जब दौर आया तो कनाडा में की एक लिबरल पार्टी थी, उसकी सरकार बनी, और सरकार ने जो है सिखों के बसने के लिए कुछ नियम और आसान कर दिए। फिर इसके बाद अगर स्टैटिक्स कनाडा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो कनाडाई जनसंख्या में करीब 18.5 लाख यानी कि 5.1% लोग इंडियन हैं। कौन है? इंडियन हैं। और कनाडा में 7.71 लाख लोग सिख समुदाय से आते हैं, जिसमें 7.71% लोग किससे आते हैं? सिख कम्युनिटी से आते हैं। और ये कनाडा का चौथा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला समुदाय है, यानी कि कनाडा में मुख्य रूप से सिख समुदाय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इनकी संख्या भी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। कनाडा में ज्यादातर लोग जो है बेहतर लाइफ स्टाइल और पैसे कमाने के लिए जाते हैं। कनाडा में कम बेरोजगारी दर है, जो इसका एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है कि ये अपने देश में लोगों को आकर्षित कर रहा है, खास तौर पे भारतीय लोगों को आकर्षित कर रहा है, और भारतीयों में भी भारत के पंजाब प्रांत को बड़े पैमाने पर ये प्रभावित कर रहा है। लेकिन इसका स्टूडेंट्स पर क्या एक प्रभाव पड़ेगा? कनाडा में अगर हम देखें तो इस समय पंजाब के तकरीबन 1,60,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वर्तमान की अगर हम रिपोर्ट को माने तो 1,60,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, और जो स्टडी वीजा पर वहां गए हुए हैं, अकेले पंजाब से ही हर साल औसतन जो है 50,000 युवा विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। और ये नौजवान कनाडा दूसरे मुल्कों में पढ़ाई करने के साथ साथ, चूंकि खर्चा ज्यादा है, दूसरे देशों की मुद्राएं महंगी हैं भारतीय मुद्राओं से, तो इस वजह से अपना खर्चा चलाने के लिए वहां पर ये छोटा मोटा काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर एक खर्चा भी अगर यहाँ पे इवोल्यूट किया जाए तो प्रति स्टूडेंट 25 लाख रुपए की फीस मानी जाए तो हर साल अकेले पंजाब जो है कनाडा को 12,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देता है। अकेले पंजाब जो है कनाडा को 12,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देता है। फीस, वीजा फीस हो, विदेश में रहने के बदले का जो टैक्स चुकाया जाता है, उन सभी खर्चों को ले लिया जाए तो लगभग 12,500 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू देता है। और कहीं ना कहीं कनाडा भी ये नहीं चाहेगा कि भारत के साथ अगर रिश्ते खराब होते हैं या भारत के साथ रिश्ते उसकी वजह से खराब होंगे तो क्या होगा कि इतना बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है उसके देश के लिए वो खत्म हो जाएगा। और कनाडा ऐसा चाहेगा नहीं, कोई भी देश ये चाहेगा कि उसकी देश की अर्थव्यवस्था में जो रेवेन्यू है वो आता रहे, पैसा आता रहे। लेकिन यहाँ जो फैक्टर है कि अगर तनाव बढ़ता है, एक तरह से देखा जाए कि जो विवाद है वो काफी बड़े पैमाने पर हो जाते हैं, तब क्या होगा कि यहाँ कनाडाई सरकार स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि नियम सख्त बना दे। और जब नियम सख्त बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो बच्चे वहां जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या लोग जो वहां रहने के लिए जाना चाहते हैं वो अपने हाथ खींच लेंगे पीछे की ओर
और सरकार का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कई लोगों का वीजा कैंसिल कर उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाए। डिपोर्ट मतलब होता है कि उस देश से आपको वापस आपके देश में भेज दिया जाए। इसके साथ ही आप इस कंडीशन पर, इस सेगमेंट में इस चीज को तो समझ गए होंगे काफी आसान तरीके से कि क्या प्रभाव कनाडा पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच कनाडा सरकार को उठाना चाहिए, अपनाना चाहिए कि वहाँ ऐसा देश भारत जो उसको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स दे रहा है, एक ह्यूमन रिसोर्स भी दे रहा है, मानव संसाधन भी अपने दे रहा है, उस देश का साथ देते हुए उस देश में, उस देश के प्रति यानी कि भारत के प्रति होने वाली जो गतिविधियां हैं, भारत के प्रति जो प्रतिकूल गतिविधियां हैं, या कह सकते हैं उसके अगेंस्ट जो कार्यवाहियां हो रही हैं, उन सभी कार्यवाहियों के विरुद्ध वो खड़ा रहे और इसके साथ साथ उसको समाप्त करने की कोशिश करे, ना कि उसका समर्थन करे मात्र छोटे से एक वोट बैंक के कारण। क्योंकि एक राजनैतिक संबंध देशों के बीच में इस ग्लोबलाइजेशन के माहौल में एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। एक देश दूसरे देश के प्रति अगर एक उचित भावना के साथ काम कर रहा है, उसकी संप्रभुता की सुरक्षा के संबंध में काम कर रहा है, तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं ना कहीं सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो यही रहती है कि सब लोग इकोनॉमिकली कनेक्टेड हैं और आर्थिक रूप से जुड़े होने के कारण एक देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव दूसरे देश की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। तो इन चीजों पर ध्यान देते हुए कनाडा की सरकार को इसको लेकर अपने जो रवैया है उस रवैये को बदलने की जरूरत है। एक दूसरे देशों से राजनयिकों को बुलाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और ना ही एक दूसरे देश के साथ संबंध को बिगाड़ना किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन होता है। जब अलगाववादी गतिविधियां किसी देश के विरुद्ध हो रही हैं और आपकी जमीन पर हो रही हैं, तो उसका समर्थन करना भी उचित नहीं होता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपनी एक समझ को विकसित किया। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पहली बार हमारे ओजांग टाइम्स पर आए हैं, और जो लोग पहली बार आए हैं उनसे एक अनुरोध और है कि सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। जय हिंद।